हेलो एवरीवन, दिस इज अभिलाष फ्रॉम योनेस एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है टर्की अर्थक्वेक 2023। इसी हफ्ते में टर्की में बहुत भयंकर जो है अर्थक्वेक वहां पे देखा गया और उसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ टर्की में नहीं तो सीरिया में भी उसके इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट देखे गए। बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स का डिस्ट्रक्शन हुआ, उसके ज्यादा बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज भी वहां पे देखने को मिल रही है। लगभग ऐसा बोला जा रहा है कि 15,000 से लेके 20,000 तक लोगों की अभी तक जाने जा चुकी है और अभी ये जो नंबर है ये बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसका जो इम्पैक्ट है ये इतना भयंकर अर्थक्वेक था कि इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ ये टर्की और सीरिया तक सीमित रहा, तो लगभग वो स्पेसिफिक एपी सेंटर से 1500 किलोमीटर तक की दूरी पे भी इसका शेकिंग इम्पैक्ट ये स्पेसिफिक अर्थक्वेक का देखा गया। तो ऐसे कंडीशन में आज हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो टर्की में अर्थक्वेक हुआ उसके कॉजेस क्या है और इसके इम्पैक्ट क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए कि यहाँ पे बोला गया है कि लगभग 15,000 अभी तक बॉडीज वहां पे मिल चुकी है और 15 से 20,000 तक का जो नंबर है वो बताया जा रहा है और ज्यादा कैजुअलिटीज बढ़ने की संभावना है वहां पे बनी हुई है। तो ऐसे कंडीशन में टर्की और सीरिया में इंपैक्ट हुआ। तो ऐसे कंडीशन में पहले तो ये टॉपिक ये है कि ये न्यूज में क्यों है, बिकॉज टर्की में जो अर्थक्वेक हुआ उसका जो मैग्नीट्यूड था दैट मैग्नीट्यूड वाज ऑलमोस्ट 7.8, ठीक है, और लगभग 3 अर्थक्वेक बैक टू बैक वहां पे बड़े वाले देखे गए, ठीक है। रिसेंटली पावरफुल ट्रेमर्स वर फेल्ट इन टर्की आफ्टर एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 7.8 स्ट्रक अलोंग अ वेल नोन फॉल्ट लाइन कॉल्ड द एनाटोलिया टेक्टोनिक ब्लॉक, ठीक है। अब बेसिकली जो एनाटोलिया टेक्टोनिक ब्लॉक मतलब क्या कि जो टर्की जिस प्लेट पे सिचुएटेड है वो एनाटोलियन प्लेट है, ठीक है। और ये एनाटोलियन प्लेट जो है ये 3 बड़े प्लेट्स के बीच में आती है। ऊपर से आता है यूरेशियन प्लेट्स, एक नीचे से आता है अफ्रीकन प्लेट और एक साइड से आता है अरेबियन प्लेट। मतलब ये ट्राई जंक्शन 3 प्लेट के बीच में कौन सा प्लेट है? एनाटोलियन प्लेट। और ये एनाटोलिया टेक्टोनिक ब्लॉक जो है इसके बीच में और बाकी जो 3 ब्लॉक्स है इसके बीच में क्या फॉल्ट लाइंस आर देयर। तो इनमें अगर फॉल्ट लाइन डेवलप होती है तो उसके कारण अभी ये रिसेंटली 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक वहां पे देखा गया। इसके बाद 3 अर्थक्वेक्स मेजरिंग 7.8, ये पहला वाला 7.6 एंड 6.0 मैग्नीट्यूड ऑन द रिश्टर स्केल हैज डेवास्टेटेड टर्की एंड सीरिया। अब बेसिकली देखिए दोस्तों कि जो मेजर वाला अर्थक्वेक है वो कौन सा था? ये पहला वाला जो हुआ 7.8 का, ये दैट वाज द मेजर वन। और इसके आफ्टर शॉक्स जो थे ये आफ्टर शॉक कौन से थे? एक 7.6 वाला और दूसरा 6 रिश्टर स्केल वाला। मतलब क्या आफ्टर शॉक क्या होते हैं? एक बड़ा अर्थक्वेक होने के बाद में जो रीएडजस्टमेंट प्रोसेस रहती है प्लेट्स की, वो रीएडजस्टमेंट प्रोसेस में क्या होता है? ये आफ्टर शॉक्स देखे जाते हैं। अब ये 7.6 जो रिश्टर स्केल का मैग्नीट्यूड दूसरा वाला जो भूकंप आया उसमें स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा डिवास्टेट किया, बहुत ज्यादा नुकसान किया, बिकॉज उसका जो एपी सेंटर था, ठीक है, उसका जो हम लोग बोल सकते हैं हाइपोसेंटर या फिर फोकस जो बोल सकते हैं, वो ग्राउंड के अंदर सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे था, मतलब बहुत शैलो था। तो ऐसे कंडीशन में जितना हाइपोसेंटर या फिर फोकस शैलो रहेगा उतना उसका डिवास्टेशन या फिर उसका इम्पैक्ट, निगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो वही देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली देखिए कहां पे ये अर्थक्वेक हुए। मतलब ये जो फर्स्ट क्वेक था ऑफ 7.8 मैग्नीट्यूड वो गाजियानटॉप से 33 किलोमीटर की दूरी पे देखा गया, ठीक है। गाजियानटॉप एक जगह है जहां पे लगभग 2 मिलियन लोग वहां पे वो शहर में रहते हैं और पूरा शहर डिवास्टेट हो चुका है इस स्पेसिफिक अर्थक्वेक में। द यूएस जियोलॉजिकल सर्वे सेड व्हाइल द क्वेक वाज सेंटर्ड अबाउट 33 किलोमीटर फ्रॉम गाजियानटॉप अराउंड 88 किलोमीटर डीप। मतलब ये गाजियानटॉप शहर से कितना दूर था? 33 किलोमीटर। और डीप मतलब क्या? जो मैंने अभी आपको बताया कि फोकस जो रहता है अर्थक्वेक का, मतलब जहां पे फॉल्ट ओरिजिन होता है, जहां पे अर्थक्वेक की शुरुआत होती है, वो जमीन के अंदर कितने किलोमीटर की दूरी पे था? 18 किलोमीटर की दूरी पे अंदर में था। मतलब इसको ही हम लोग शैलो अर्थक्वेक बोलते हैं। और ये शैलो अर्थक्वेक के कारण बहुत ज्यादा डिवास्टेशन हो सकता है और वही हमको टर्की और सीरिया में देखने को मिल रहा है। जो दूसरा अर्थक्वेक था दोस्तों वो 7.5 मैग्नीट्यूड का था। वो लगभग ये गाजियानटॉप से 75 किलोमीटर या फिर 95 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे देखा गया, ठीक है। वो इकिनोजू करके शहर है उसके पास हुआ, ठीक है। और इसका जो इंपैक्ट था वो कितना था? उसका जो मैग्नीट्यूड था वो कितना था? 7.5 मैग्नीट्यूड का हुआ, ठीक है। सो और ये स्पेसिफिकली जो दोनों भी अर्थक्वेक हमको देखने को मिले वो साउथ सेंट्रल टर्की और नॉर्थ वेस्ट सीरिया इस रीजन में इसका क्या हो गया? इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट हमको देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद चलते हैं। अब देखिए कि इसका शेकिंग इंपैक्ट, वो स्पेसिफिक जो एपीसेंटर था वो एपीसेंटर से कितने दूरी पे इसका शेकिंग इंपैक्ट देखने को मिला इस अर्थक्वेक का, वो देखते हैं। अर्थक्वेक इन टर्की एंड सीरिया, यहाँ पे स्पेसिफिकली अब जो अर्थक्वेक मैंने अभी आपको बताया कि इसका ओरिजिन कहां पे था, गाजियानटेप करके एक जगह है, वहां से इसका ओरिजिन हुआ, ठीक है, वो एपिसेंटर था। अब यहां से जो है ये देखिए जो डार्क स्पॉट यहाँ पे बीच में दिख रहा है, दैट्स वाज द वेरी सीवियर, यहाँ पे बहुत ज्यादा सीवियर शेकिंग इंपैक्ट देखने को मिला। थोड़ा दूरी पे अगर आप जाते हैं तो वेरी स्ट्रांग और स्ट्रांग
ठीक है। और यहाँ पे बाकी का जो पूरा ओवरऑल रीजन है उसमें सीरिया और बाकी के भी कंट्रीज का लगभग हिस्सा आता है, वहां पे मॉडरेट इंपैक्ट देखने को मिला है। ठीक है, देखिए ये मानारास करके एक प्रोविंस है टर्की का, वहां पे सबसे ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट इस अर्थक्वेक का देखने को मिल रहा है। मतलब हम लोग ये इमेज से देख सकते हैं कि भाई जो शेकिंग इंपैक्ट था, जो ग्राउंड शेकिंग जो होती है अर्थक्वेक के बाद में, उसका इंपैक्ट लगभग 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी पे वो स्पेसिफिक एपिसेंटर से देखने को मिला। मतलब ये कितना भयंकर, कितना विनाशकारी अर्थक्वेक होगा आप सोचिए। ठीक है, वाइल द इंपैक्टिंग रीजन्स एज फार एज अवे, कहां पे इसका शेकिंग इंपैक्ट दिखा गया? अक्रॉस वेस्ट एशिया, साइप्रस, लेबनान, इजराइल एंड इजिप्ट। इजिप्ट का डिस्टेंस कितना है? 1400 किलोमीटर की दूरी पे आता है फ्रॉम दैट स्पेसिफिक एपिसेंटर, बट वहां पे भी इसका इंपैक्ट देखने को मिला। तो आप सोच सकते हो कि इसका सिवियरिटी बहुत ही भयानक था। अब देखिए बेटा कि एट द स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर मैं बोल रहा हूं कि एपिसेंटर या फिर फोकस, तो ये एपिसेंटर और फोकस बेसिकली क्या होता है ये पहले समझ लेते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए कि जहां पे ये अर्थक्वेक की शुरुआत होती है या फिर जहां पे ये फॉल्ट डेवलप होता है, ठीक है, वहां पे क्या होता है उसको ही हम लोग फोकस कहते हैं या फिर हाइपोसेंटर कहा जाता है। फोकस या फिर हाइपोसेंटर इज द सेम नेम। ठीक है, द लोकेशन बिलो द अर्थ सरफेस वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट्स इज कॉल्ड हाइपोसेंटर और फोकस। और ये हाइपोसेंटर के एग्जैक्टली अबाउ जो सरफेस पे पॉइंट बनता है उसको बोलते हैं एपिसेंटर। द लोकेशन डायरेक्टली अबाउ इट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द एपिसेंटर। मतलब क्या, ग्राउंड के अंदर में जो पॉइंट है जहां से अर्थक्वेक की शुरुआत हो रही है उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोसेंटर या फिर फोकस, और उसके ही एग्जैक्टली अबाउ जो सरफेस पे पॉइंट आता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? एपिसेंटर कहते हैं। इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि अर्थक्वेक क्या कैसे होता है। तो हम लोग पहले जनरलाइज समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग टर्की पे जाएंगे। व्हाट इज एन अर्थक्वेक? ठीक है, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अर्थक्वेक क्या है करके। सो अर्थक्वेक क्या है? एन अर्थक्वेक इज एन इंटेंस शेकिंग ऑफ द ग्राउंड कॉज्ड बाय द मूवमेंट अंडर द अर्थ सरफेस। अब बेसिकली आपको पता होगा, अगर आपने बेसिक ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ा होगा, तो अर्थ का जो सरफेस रहता है दैट इज बीइंग फॉर्म बाय द क्रस्ट, उसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, और ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट इज डिवाइडेड अमंग नंबर ऑफ प्लेट्स। ठीक है, लगभग 15 मेजर प्लेट्स में क्या है, ये हमारी पूरी अर्थ की जो क्रस्ट है डिवाइडेड है। और ये जो प्लेट्स रहते हैं ये क्या करते हैं? ये प्लेट्स कंटिन्यूअस मूवमेंट में रहते हैं, जिसको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहते हैं। और ये टेक्टोनिक प्लेट्स का जो कंटिन्यूअस मूवमेंट रहता है, ये कंटिन्यूअस मूवमेंट में क्या करते हैं? एक में को फ्रिक्शन के कारण इसमें क्या होता है, जो एनर्जी रहती है वो एनर्जी कभी कभी एक्सप्लोड हो जाती है, और उसी के कारण अर्थक्वेक हमको देखने को मिलता है। इट हैपेंस व्हेन टू ब्लॉक्स ऑफ द अर्थ सडनली स्लिप पास्ट वन अनदर अकॉर्डिंग टू USGS। ठीक है, दिस रिलीजेस स्टोर्ड अप इलेक्ट्रिक स्ट्रेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सिस्मिक वेव्स which spreads through the earth and causes the shaking of the ग्राउंड। ठीक है, मतलब क्या कि ये स्पेसिफिक जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स रहती है, ये प्लेट जब मूव होती है इनके बीच में क्या कौन सी एनर्जी रहती है? इलेक्ट्रिक स्ट्रेन एनर्जी रहती है। और एक बार अगर ये ओपन हो गई या फिर यहाँ से एनर्जी एमिनेट हो गई तो उससे ही क्या होता है? अर्थक्वेक का या फिर ग्राउंड शेकिंग इंपैक्ट देखने को मिलता है, जिसको ही हम लोग क्या कहते हैं? अर्थक्वेक कहते हैं। ठीक है, अब व्हाट एग्जैक्टली कॉजेस अर्थक्वेक? ठीक है, अब अर्थक्वेक कैसे होता है? एज वी नो दैट द अर्थ्स आउटर मोस्ट सरफेस क्रस्ट इज फ्रैगमेंटेड इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, अभी मैंने जैसा आपको बताया कि लगभग 15 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड है और बाकी कुछ माइनर प्लेट्स है। द एजेस ऑफ द प्लेट्स आर कॉल्ड प्लेट बाउंड्रीज विच आर मेड अप ऑफ फॉल्ट्स। मतलब इनकी जो एजेस रहते हैं उसको हम लोग प्लेट बाउंड्रीज कहते हैं, और वहां पे फॉल्ट देखने को मिलता है। द टेक्टोनिक प्लेट्स कॉन्स्टेंटली मूव एट अ स्लो पेस, स्लाइडिंग पास्ट वन अनदर एंड बंपिंग इनटू ईच अदर। इवन राइट नाउ आई एम डिलीवरिंग अ लेक्चर टू यू, यहां पे भी हम लोग बोल सकते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट कंटिन्यूस मूवमेंट हो रहा है, और वो मूवमेंट जो रहती है वो बहुत ही माइनर लेवल की रहती है, हम उसको फील नहीं कर पाते। ठीक है, बट लगभग ये कंटिन्यूस मूवमेंट चलते रहती है, और जब ये मेजर मूवमेंट होता है तब उसका कन्वर्जन काय में होता है? ग्राउंड शेकिंग में होता है, जिसको हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं। एज द एजेस ऑफ द प्लेट्स आर क्वाइट रफ, दे गेट स्ट्रक विथ वन अनदर व्हाइल द रेस्ट ऑफ द प्लेट कीप मूविंग। नॉर्मली क्या होता है कि ये जो प्लेट्स रहती है इनके एजेस क्या रहते हैं? रफ रहते हैं और एक में फंस जाते हैं, और पूरी प्लेट फिर क्या होती है? उसकी प्लेट की पूरी मूवमेंट होती है। बट इन केस अगर ये प्लेट रप्चर हो जाती है तो फिर वहां पे क्या होता है? ग्राउंड शेकिंग मूवमेंट या फिर अर्थक्वेक हमको देखने को मिलता है। अर्थक्वेक अकर्स व्हेन द प्लेट हैज मूव्ड फार इनफ एंड द एजेस अनस्टिक ऑन वन ऑफ द फॉल्ट्स। जहां पे भी ये जो एजेस है, ये जो पहले फिक्स थे, ये अगर मूव हो गए तो उसके कारण क्या क्या देखने को मिल सकता है? अर्थक्वेक देखने को मिल सकता है। यहां पे देखिए, दीज आर द मेजर टेक्टोनिक प्लेट जिसमें हमारा पूरा जो अर्थ क्रस्ट है वो डिवाइडेड है। एक स्पेसिफिकली बात करें तो इंडिया की बात करें तो इंडियन प्लेट इज लोकेटेड देयर। ठीक है, और नीचे ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? ऊपर में जो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट है। हमारी जो इंडियन प्लेट है दोस्तों, वो कंटिन्यूसली उसका मूवमेंट कैसा है? उसका मूवमेंट नॉर्थवर्ड है। ठीक है, मतलब इंडियन प्लेट इज मूविंग नॉर्थवर्ड इनटू द यूरेशियन प्लेट, और इसके कारण यहां पे हमको कौन से माउंटेन रेंजेस देखने को मिलते हैं?
हिमालयन माउंटेन रेंजेस। ठीक है, तो हिमालयन माउंटेन रेंजेस यहाँ पे मतलब क्या कि यहाँ पे इंडियन प्लेट जैसे जैसे ऊपर सरक रही है कहां पे, यूरेशियन प्लेट की तरफ, वैसे वैसे इट इज कन्वर्टिंग इनटू है ना फॉर्मेशन ऑफ अ माउंटेन रेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगेन दिस जहां पे अभी ये अर्थक्वेक देखने को मिला वो कहां पे देखने को मिल रहा है, स्पेसिफिकली दिस मेडिटेरियन रीजन में, और इसी को लग के क्या आता है, टर्की आता है। तो यहाँ पे देखिए एक साइड में अरेबियन प्लेट है, एक साइड में अफ्रीकन प्लेट है, ऊपर की साइड में यूरेशियन प्लेट है, और बीच में आता है एनाटोलियन प्लेट। सो मतलब ये ट्राई जंक्शन पॉइंट है, तो इट इज वन ऑफ द एक्टिव सिस्मिक जोन इन द वर्ल्ड। मतलब जहां पे टर्की में ये अर्थक्वेक हुआ है, इट इज नोन एज वन ऑफ द एक्टिव सिस्मिक जोन। उसी प्रकार जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इंडियन प्लेट इज मूविंग टू नॉर्थवर्ड यूरेशियन प्लेट में, तो ये हिमालयन माउंटेन जो है दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्टिव सिस्मिक जोन यहाँ, और इसका एक्टिवनेस इससे भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, हिमालयन ये बहुत यंग माउंटेन्स है और वहां पे कभी भी बहुत भयंकर लेवल पे क्या आ सकते हैं, अर्थक्वेक आ सकते हैं। अब कब आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, उसका प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता, इवन साइंटिस्ट के भी पास उसका जवाब नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है अब थोड़ा टर्की पे ध्यान देते हैं कि टर्की का ज्योग्राफिकल लोकेशन और उसके नीचे कौन से प्लेट्स आते हैं वो स्पेसिफिकली देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी मैंने बताया कि यूरेशियन प्लेट इज लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ एन टर्की। ठीक है, नीचे में आते हैं अफ्रीकन प्लेट इज लोकेटेड ऑन द सदर्न साइड ऑफ अ टर्की, और यहां पे देखते हैं तो यहां पे कौन सी प्लेट है, यहां पे अरेबियन प्लेट है। ठीक है, तो ये अरेबियन प्लेट जो है, ये अरेबियन प्लेट इज मूविंग नॉर्थवर्ड। ठीक है, मतलब ये ऐसी आ रही है, और बीच में जो प्लेट है दैट इज नोन एज अ एनाटोलियन प्लेट। ठीक है, और इसीलिए एनाटोलियन फॉल्ट बोला जाता है। तो यहां पे देखिए ये एनाटोलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ में जहां पे टकराती है उसको बोला जाता है नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट, और ये जो एनाटोलियन प्लेट जब अरेबियन प्लेट के साथ टकराती है इसको बोला जाता है ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट। ठीक है, तो नीचे का जो है दिस इज नोन एज अ ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट, और ऊपर का जो है दिस इज नोन एज अ नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट। मतलब क्या कि ये इमेज से आपको एक बात तो पता चल गई होंगी कि फिलहाल जो अर्थक्वेक हुआ वो प्रोमिनेंटली कहां पे देखने को मिला, वो हमको ये ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट लाइन जो है वहां पे देखने को मिला, और वहीं पे ये गाजियानटेप के पास 33 किलोमीटर की दूरी पे पहला जो मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है 7.8 मैग्नीट्यूड का वहां पे देखने को मिला, और दूसरा 7.5 उसी के पास में देखने को मिला। मतलब बेसिकली अभी जो अर्थक्वेक हुआ है वो किस फॉल्ट लाइन पे हुआ है, ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट लाइन पे हुआ है। बट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि ये दोनों फॉल्ट लाइन में से सबसे ज्यादा डिवास्टेटिंग अगर कोई फॉल्ट लाइन होगी तो दैट इज नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट लाइन। ठीक है, ये अभी ध्यान में रखिए, और इतना इमेज भी अगर आपने प्रॉपरली माइंड में रख दिया तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द दिस अर्थक्वेक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों उसके बाद। ठीक है, अब व्हाट मेक्स टर्की प्रोन टू अर्थक्वेक। सो बेसिकली अभी हमको देखना है कि भाई टर्की में इतने ज्यादा अर्थक्वेक क्यों होते हैं, बिकॉज इसके पहले जो मेजर अर्थक्वेक हुआ था, जो इस इंटेंसिटी का अर्थक्वेक हुआ था वो 1939 में हुआ था। कब हुआ था, 1939 में हुआ था। उसके बाद ये सबसे बड़ा डिवास्टिंग अर्थक्वेक इस साल में, मतलब पिछले 100 साल में सबसे बड़ा अर्थक्वेक टर्की में अभी जो हुआ है ये हफ्ते में, वो वाला बोला जाता है। इन द ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन comprising Turkey, Syria and Jordan, tectonics are dominated by complex interaction between the African, Arabian and Eurasian tectonic plates and Anatolian tectonic ब्लॉक। मतलब क्या अभी जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ट्राई जंक्शन प्लेट्स है, ट्राई जंक्शन ये प्लेट्स का 3 मेजर प्लेट्स एक साथ मिलती है। कौन सी अफ्रीकन प्लेट, अरेबियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, और उसके बीच में कौन सी प्लेट आती है, एनाटोलियन टेक्टोनिक ब्लॉक इज देयर। सो इट इज एन कॉम्प्लेक्स इंटरजेक्शन, और इस पे कौन से 3 कंट्रीज मेजरली लोकेटेड है, टर्की, सीरिया एंड जॉर्डन। Turkey sits on the Anatolian tectonic plate which borders 2 major faults, the North Anatolian fault जिसको NAF कहा जाता है, that cuts across the country from west to east, and East Anatolian fault in the southeast। तो बेसिकली अभी जो अर्थक्वेक देखने को मिला वो किस फॉल्ट लाइन पे देखने को मिल रहा है, ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट लाइन पे ये अर्थक्वेक देखने को मिला। उसके बाद सामने जाते हैं। ठीक है, द NAF, नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट line is the meeting point of the Eurasian and Anatolian tectonic plate that is known to be a particularly devastating। देखिए ये जो नॉर्थ एनाटोलियन प्लेट है ये कहां पे आती है, एनाटोलियन प्लेट, और यहां पे यूरेशियन प्लेट। ठीक है, इसके बीच में आती है। सो इसको क्या बोला जाता है, दिस स्पेसिफिक फॉल्ट लाइन इज पर्टिकुलरली डिवास्टेटिंग मोर देन दिस ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट। बट अभी जो फिलहाल अर्थक्वेक देखने को मिला वो कहां पे देखने को मिल रहा है, ये ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट, अरेबियन प्लेट और एनाटोलियन प्लेट के बीच में जो आता है वहां पे ये स्पेसिफिकली अर्थक्वेक देखने को मिला। इन एडिशन टू दिस द एजियन सी प्लेट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ सिस्मिक एक्टिविटी इन द रीजन। अभी ये जो एजियन सी प्लेट है
इसमें टर्की का जो वेस्टर्न रीजन है वो लोकेट होता है, ठीक है। मतलब वो भी सिस्मिक ऑलमोस्ट अगर आप बोल सकते हैं तो ऑलमोस्ट जितना भी टर्की का लैंडमास है दैट इज प्रोन टू अर्थक्वेक, ये ध्यान में रखिएगा। 100% जितना भी लैंडमास टर्की का है वो पूरा का पूरा लैंडमास क्या है, इट इज प्रोन टू अर्थक्वेक। अकॉर्डिंग टू द वन एस्टिमेट ऑलमोस्ट 95% ऑफ टर्कीज लैंड mass is prone to earthquake, while about a third of the countries is at high risk, including the areas around the major cities of Istanbul and Izmir and the region of ईस्ट एनाटोलिया। मतलब क्या कि प्रॉपरली अगर इनको अर्थक्वेक से बचाना है तो भाई व्हाट्स द सॉल्यूशन, उनको बिल्डिंग्स ऐसे बनाने पड़ेंगे कि वो अर्थक्वेक प्रूफ रहे, ठीक है। सो ऐसे कंडीशन में बोला जा रहा है कि लगभग 95% ऑफ द टर्कीज लैंडमास इज प्रोन टू अर्थक्वेक, और उसमें भी जो मेजर सिटीज है इस्तांबुल, इजमीर और ईस्ट एनाटोलिया का जो रीजन है दैट इज मोर प्रोन टू अर्थक्वेक। मतलब वहां पे अर्थक्वेक की संभावनाएं बहुत ज्यादा बनी हुई रहती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अब हाउ रेगुलर अर्थक्वेक इज डिफरेंट फ्रॉम एन स्लिप अर्थक्वेक। अब बेसिकली हम लोग यहां पे आते हैं कि भाई स्लिप अर्थक्वेक क्या रहता है, फिर उसमें भी जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज क्या होती है, कॉन्वर्जेंट बाउंड्रीज क्या होती है, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज क्या होती है, वो हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इन अ स्ट्रिप स्लिप अर्थक्वेक two tectonic plates move horizontally past each other, whereas in a regular earthquake the movement is वर्टिकल। मतलब क्या कि अभी जो स्पेसिफिकली टर्की में हमको अर्थक्वेक देखने को मिला दोस्तों, ये कौन सा था, स्ट्राइक स्लिप अर्थक्वेक था। अब ये स्ट्राइक स्लिप अर्थक्वेक मतलब क्या कि इसमें जो प्लेट की मूवमेंट्स होती है वो कैसे होती है, वो हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। और जब प्लेट्स की मूवमेंट हॉरिजॉन्टल होती है और उसके कारण अगर फॉल्ट डेवलप हो रहा है और अर्थ शेक हो रही है या फिर अर्थक्वेक हो रहा है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्राइक स्लिप अर्थक्वेक बोलेंगे। नॉर्मली जो अर्थक्वेक होते हैं उसमें क्या होता है, ये जो प्लेट्स रहते हैं इनका वर्टिकल मूवमेंट होता है, एक प्लेट ऊपर जाएंगे तो दूसरे नीचे जाएंगे, या फिर दूसरे नीचे जाएंगे तो पहली ऊपर जाएंगे। सो इस प्रकार से जो नॉर्मल वर्टिकल मूवमेंट रहता है उसको ही हम लोग रेगुलर अर्थक्वेक कहते हैं। और ये स्ट्राइक स्लिप अर्थक्वेक में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है प्लेट्स का, ठीक है। उसके बाद फॉल्ट जोन्स, टेक्टोनिक अर्थक्वेक, वोल्केनिक अर्थक्वेक एंड ह्यूमन इंड्यूस अर्थक्वेक आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। अब इसमें स्पेसिफिकली हम लोग देखेंगे कि भाई कॉन्वर्जेंट बाउंड्रीज क्या होती है, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज क्या होती है, और जो स्लिप अर्थक्वेक होता है, स्ट्राइप स्लिप अर्थक्वेक होता है, वो क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 मेन टाइप्स ऑफ फॉल्ट कॉजिंग अर्थक्वेक्स यहाँ पे देखे गए। पहला है स्ट्राइक स्लिप, मतलब अभी जो टर्की में अर्थक्वेक हुआ है दिस इज बिकॉज ऑफ द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, और यहाँ पे इसके कारण फॉल्ट डेवलप हुआ। यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है। नॉर्मल जो अर्थक्वेक होता है उसमें वर्टिकल मूवमेंट ऑफ प्लेट्स होता है, एक प्लेट नीचे जाती है तो दूसरी ऊपर जाती है, और थ्रस्ट में क्या होता है, एक प्लेट ऊपर जा रही है तो दूसरी नीचे जा रही है। सो दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन अर्थक्वेक्स व्हिच हैज बीन कॉज्ड बाय फॉल्ट्स, ठीक है। इसमें स्पेसिफिकली देखते हैं, स्ट्राइक स्लिप अर्थक्वेक occurs along transform boundaries such as the Ceres fault in California, while regular earthquakes occur along divergent or convergent plate boundaries where the plates move vertically such as along the Pacific Ring of फायर। मतलब क्या ये स्टेटमेंट हमको क्या बोलता है कि ये जो अभी स्ट्राइक स्लिप अर्थक्वेक हमको देखने को मिला टर्की में, तो इसी प्रकार का अर्थक्वेक और दूसरी जगह पे कहां पे हुआ था, सैन एंड्रियस फॉल्ट इन कैलिफोर्निया, वहां पे देखने को मिलता है। और नॉर्मली जो अर्थक्वेक होते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द डाइवर्जेंट और कॉन्वर्जेंट प्लेट इंटरेक्शंस। तो यहाँ पे देखिए 3 प्रकार के इंटरेक्शंस होते हैं दोस्तों। पहला होता है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज, मतलब जहां पे जो प्लेट्स रहती है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है, उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज कहते हैं। दूसरा रहता है कॉन्वर्जेंट बाउंड्रीज। अब कॉन्वर्जेंट बाउंड्रीज मतलब क्या कि दोनों प्लेट्स जब एक साथ टकराती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। अब इसमें क्या होता है, जब 2 प्लेट एक साथ टकराती है तो एक प्लेट नीचे जाएंगी और दूसरी उसके ऊपर जाएंगी, मतलब जिसको सबडक्शन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल एट द स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स, मैंने आपको बताया, तो इंडियन प्लेट इज मूविंग टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट। तो बेसिकली क्या है, दीज 2 प्लेट्स आर कॉन्वर्जिंग, और ये जब 2 प्लेट्स कॉन्वर्ज हो रही है तो एक प्लेट दब रही है और दूसरी उठ रही है, उसके कारण ही किसका फॉर्मेशन हो रहा है, हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा है। सो दैट इज नोन एज अ कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। मतलब इंडियन प्लेट जो मूवमेंट इंडियन प्लेट का हो रहा है यूरेशियन प्लेट पे, बिकॉज ऑफ दैट जो हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज नोन एज अ कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। अब डाइवर्जेंट प्लेट मतलब क्या, आपने सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में सुना होगा, ठीक है। जो अटलांटिक मिड रीज है वहां से क्या होता है, वहां से एक सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है। सो बेसिकली क्या हो रहा है, बेसिकली दीज 2 प्लेट्स क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, और डाइवर्ज होकर नया लैंडमास वहां पे
फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है। तो ये डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज जो होती है, इसमें क्या होता है, प्लेट्स का वर्टिकल मूवमेंट होता है, और स्पेसिफिकली ये जो स्ट्राइक स्लिप अर्थक्वेक होता है, इसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज रहती है, मतलब प्लेट्स का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट वहां पे देखने को मिलता है, और उसके कारण जो फॉल्ट लाइन डेवलप होती है वो क्या होती है, उसके कारण अर्थक्वेक हमको देखने को मिलता है। और अभी स्पेसिफिकली जो अभी टर्की का अर्थक्वेक हमको देखने को मिल रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है, और इसको ही स्ट्राइक स्लिप अर्थक्वेक भी हम लोग बोलते हैं। द कॉजेस ऑफ स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट अर्थक्वेक इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द टू प्लेट्स अगेंस्ट वन अनदर एंड द रिलीज ऑफ बिल्ट अप strain. So this is the one of the reason for the earthquake which took place in the Turkey region. ठीक है, अब which earthquake can cause a greater damage? अब कौन सा earthquake ज्यादा damage कर सकता है? The amount of damage caused by an earthquake depends on a number of factors including the कौन से factors पे depend करता है कि वो specific earthquake का क्या impact होगा? Magnitude of the earthquake. For example, right now जो टर्की में earthquake हमको देखने को मिला, उसका maximum intensity कितना था, magnitude कितना था, 7.8, दूसरे का 7.5 और तीसरे का 6। तो 7.5 मतलब क्या कि मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा था। दूसरा, द डिस्टेंस फ्रॉम द एपी सेंटर, ठीक है, कि एपी सेंटर से वो स्पेसिफिक लोकेशन का डिस्टेंस क्या है। फॉर एग्जांपल, अब जो सबसे ज्यादा डिवास्टेशन देखने को मिला वो गाजियानटेप में देखने को मिला, क्योंकि गाजियानटेप का एपी सेंटर से डिस्टेंस कितना था, मात्र 33 किलोमीटर, ठीक है, मात्र 33 किलोमीटर था। तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन कौन से रीजन में देखने को मिला, कौन से शहर में, गाजियानटेप में देखने को मिला। द डेप्थ ऑफ द अर्थक्वेक, ये भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि जितना डेप्थ शैलो, उतना अर्थक्वेक का इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा डिवास्टेशन होता है। फॉर एग्जांपल, अब ये गाजियानटेप के पास जो एपिसेंटर था उसका डेप्थ कितना था, मात्र 18 किलोमीटर था, और दूसरा जो अर्थक्वेक हुआ उसका डेप्थ तो सिर्फ 10 किलोमीटर का था, ठीक है। सो मतलब क्या कि जितना अर्थक्वेक का डेप्थ शैलो, उतना उसका डिवास्टेटिंग इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद द टाइप ऑफ सॉइल, अगर सॉइल बहुत ज्यादा लूज है तो ऐसे कंडीशन में उसके भी कारण क्या, लैंडस्लाइड वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। और लास्ट, जियोलॉजिकल कंडीशंस एट द सरफेस, ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं कि भाई वो स्पेसिफिक जगह पे जो अर्थक्वेक हो रहा है उसका नेगेटिव इंपैक्ट कितना भयंकर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद सबसे बड़ा सवाल है कि डू शैलो अर्थक्वेक्स कॉज ग्रेटर डैमेज। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो स्पेसिफिक अर्थक्वेक हमको देखने को मिला टर्की में, इसका जो एपिसेंटर था, या फिर एपिसेंटर नहीं, हम लोग हाइपोसेंटर बोल सकते हैं, कि जहां से ये अर्थक्वेक की शुरुआत हुई, जिसको हम लोग फोकस भी कहते हैं, ये फोकस जमीन के अंदर में बहुत ही कम दूरी पे था, मतलब इसको ही हम लोग शैलो अर्थक्वेक बोलते हैं। तो जितना अर्थक्वेक शैलो, उतना ही उसका डिवास्टेटिंग इंपैक्ट सरफेस पे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। सो अ शैलो अर्थक्वेक इज एन अर्थक्वेक दैट अकर्स एट अ शैलो डेप्थ, यूजुअली विद इन द अर्थ crust near the surface. They typically have a depth of less than 70 km and can result in a strong ground shaking and surface फॉल्टिंग। बेसिकली अभी जो मैंने आपको बताया कि भाई कितने किलोमीटर पे था, पहला वाला अर्थक्वेक जो आया 7.8 का 18 किलोमीटर पे, दूसरा जो 7.5 मैग्नीट्यूड का जो दूसरा वाला अर्थक्वेक आया उसका कितना था, 10 किलोमीटर। सो मतलब क्या कि जितने शैलो अर्थक्वेक है उतना उसका सरफेस में नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। दे आर ऑफन मोर डैमेजिंग देन डीप अर्थक्वेक्स बिकॉज द एनर्जी फ्रॉम द सिस्मिक वेव्स इज रिलीज क्लोजर टू द सरफेस, लीडिंग टू स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन एंड मोर इंटेंस शेकिंग। मतलब जितना अर्थक्वेक का जो फोकस जमीन के अंदर में कम दूरी पे रहेगा, उतना ही शेकिंग ग्राउंड का बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। सो ये शैलो अर्थक्वेक बहुत डेंजरस होते हैं। अब व्हाई डू आफ्टर शॉक्स अकर, अभी जैसा मैंने दोस्तों आपको बताया कि भाई पहला अर्थक्वेक जो मेजर हुआ था वो 7.8 मैग्नीट्यूड का हुआ था, ठीक है, दूसरा जो हुआ वो 7.5 का हुआ, तीसरा जो हुआ वो 6.0 का हुआ। इवन उसके बाद भी छोटे छोटे आफ्टर शॉक्स वहां पे महसूस किए जा रहे हैं। सो बेसिकली आफ्टर शॉक्स क्यों अकर होते हैं, वो भी एक चर्चा का विषय। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि रिपोर्ट्स ऑफ मल्टीपल आफ्टर शॉक्स हैव इमर्ज्ड फ्रॉम फॉलोइंग द मासिव 7.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक अर्ली मॉर्निंग इन टर्की, अमंग देम इज 7.5 मैग्नीट्यूड क्वेक इन इकिनोजू अराउंड 95 किलोमीटर फ्रॉम द एपिसेंटर ऑफ द ओरिजिनल क्वेक। सो क्या मैंने जैसा आपको बताया कि पहला अर्थक्वेक 7.8 रिक्टर स्केल का था, दूसरा जो हुआ वो 7.5 का, कहां पे हुआ, इकिनोजू करके जगह है जो 95 किलोमीटर की दूरी पे आती है पहले जगह पे जहां पे अर्थक्वेक हुआ था वहां से। सो ये आफ्टर शॉक्स क्या होते हैं, क्यों अकर करते हैं, वो भी हम लोग शॉर्ट में यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द USGS, aftershocks are a sequence of earthquakes that happen after a large main shock on a fault. Aftershock क्या रहता है, जो मेन अर्थक्वेक हो गया उसके बाद के छोटे छोटे एक शॉक्स रहते हैं। आफ्टरशॉक्स अकर नियर द फॉल्ट जोन वेयर द मेन शॉक रप्चर अकर्ड एंड आर पार्ट ऑफ अ रीएडजस्टमेंट प्रोसेस
आफ्टर द मेन स्लिप ऑन द फॉल्ट। मतलब क्या, मेजर अगर फॉल्ट एक बार हो जाता है, उसके बाद वो रीएडजस्टमेंट प्रोसेस जो रहती है प्लेट्स की, वो रीएडजस्टमेंट करते वक्त जो शॉक्स जनरेट होते हैं उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, आफ्टर शॉक्स कहा जाता है। आफ्टर शॉक भी एक प्रकार का अर्थक्वेक ही होता है, बट उसका इंटेंसिटी एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन थोड़ा कम होता है। While they become less frequent with time, they can continue for days, weeks, months or even years for a very large मेन शॉक। मतलब क्या दोस्तों, कि कुछ दिनों तक भी आ सकते हैं। मतलब जैसा अभी टर्की में अर्थक्वेक इसी हफ्ते हुआ, तो शायद से नेक्स्ट हफ्ते तक आ सकते हैं, नेक्स्ट महीने तक आ सकते हैं, साल तक आ सकते हैं, या फिर 2 साल तक भी आ सकते हैं। मतलब इसका कुछ ड्यूरेशन फिक्स नहीं बताया जा सकता है। जब तक ये रीएडजस्टमेंट प्रोसेस पूरी कंप्लीट नहीं होती है, तब तक उसका इंपैक्ट रुकेगा नहीं। मतलब आफ्टर शॉक्स उस रीजन में आना कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, ऑल्दो द आफ्टर शॉक्स टेंड टू बी वीकर देन द मेन सिस्मिक इवेंट, दे कैन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज। अब बेसिकली क्या हुआ दोस्तों, कि जो पहला मेजर अर्थक्वेक हुआ टर्की में वो 7.8 मैग्नीट्यूड का हुआ। उसमें जो अर्थ शेकिंग हुई बहुत ज्यादा हुई, बहुत इंटेंस हुई, और उसके कारण बहुत सारी बिल्डिंग्स क्या हो गई, डैमेज हो गई। मतलब खड़ी थी बट डैमेज हो गई थी। अब ऐसे कंडीशन में जब आफ्टर शॉक्स आए 7.5 मैग्नीट्यूड का, 6 मैग्नीट्यूड का, तो ये आफ्टर शॉक क्या करते हैं कि ऑलरेडी जो वीकेंड स्ट्रक्चर है उसको हिला देते हैं और पूरी बिल्डिंग फिर से गिर जाती है। मतलब क्या, कि आफ्टर शॉक्स आर फार मोर डेंजरस, और उसका नेगेटिव इंपैक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिला टर्की में स्पेसिफिकली। इन टर्की, रिपोर्ट सजेस्ट दैट सिग्निफिकेंट डैमेज दैट हैज फॉलोड द ओरिजिनल क्वेक हैज बीन अ रिजल्ट ऑफ आफ्टर शॉक्स। ठीक है, विद द मेन अर्थक्वेक ऑलरेडी वीकनिंग स्ट्रक्चर्स, आफ्टर शॉक्स हैव सेंट मेनी बिल्डिंग्स टम्बलिंग। इवन ऐसे भी कुछ बिल्डिंग्स वहां पे देखने को मिले दोस्तों, कि जो नए कंस्ट्रक्ट हुए थे, सिर्फ दो महीना या फिर 1 महीना जिसको कंस्ट्रक्ट करके हुआ था, ऐसे भी बिल्डिंग्स वहां पे पत्ते के बंगले समान गिर गए। मतलब ये हमको क्या बताता है, कि वहां पे जो कोड ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रहता है वो प्रॉपर वहां पे फॉलो नहीं किए गए, और इसी का नेगेटिव इंपैक्ट हमको बहुत ज्यादा जाने वहां पे गंवानी पड़ी। ठीक है, अब देखिए, द स्केल ऑफ मेजरमेंट फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक वो किसकी रहती है, किसमें गिना जाता है, रिश्टर स्केल में गिना जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर रिश्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड 0 से 2 है, तो इट इज दिस काइंड ऑफ एन अर्थक्वेक इज नॉट फेल्ड बाय द पीपल। 2 से 3 के बीच में रहता है तो इट इज फेल्ड लिटिल बाय द पीपल। 3 से 4 के बीच में रहता है तो सीलिंग लाइट स्विंग होती है, या फिर सीलिंग फैन स्विंग होने रहता है। 4 से 5 के बीच में रहता है तो वॉल्स में क्रैक जाती है। 5 से 6 के बीच में रहता है तो फर्नीचर का मूवमेंट होते रहता है। 6 से 7 के बीच में रहता है तो सम बिल्डिंग कोलैप्स होती है, जो वीकेंड बिल्डिंग रहती है। 7 से 8 के बीच में रहता है तो मेनी बिल्डिंग गेट डिस्ट्रॉयड, और 8 के ऊपर अगर रहता है तो टोटल डिस्ट्रक्शन, पूरे ब्रिजेस वगैरह जो रहते हैं पूरे कोलैप्स हो जाते हैं। अब आप देखिए, अभी मैंने क्या बताया कि टर्की में जो अर्थक्वेक हुआ वो कितना इंटेंसिटी का था, 7.8। मतलब इस कैटेगरी में आता था मेनी बिल्डिंग गॉट डिस्ट्रॉयड, और ये दिस इज द मैग्नीट्यूड काय में गिनी जाती है, रिश्टर स्केल में गिनी जाती है। और इंटेंसिटी ऑफ द जो अर्थक्वेक रहता है वो काय में गिनी जाती है, मॉडिफाइड मर्कैली स्केल में गिनी जाती है। ठीक है, सो इट रैंक्स अर्थक्वेक इंटेंसिटी ऑन द स्केल ऑफ 1 to 12। अब बेसिकली ये जो अर्थक्वेक टर्की में देखने को मिला, ये किस स्केल पे आता था, स्केल 9 पे आता था। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा सीवियर था। तो इस प्रकार से क्या है दोस्तों, हमने देखा कि टर्की में अर्थक्वेक कहां पे हुआ, कौन से 2 लोकेशंस पे, वहां पे एपिसेंटर उसके क्या थे, इसके बाद व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट। हमने 3 प्रकार के फॉल्ट लाइंस जो होते हैं, एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज देखा, कॉन्वर्जेंट बाउंड्रीज देखा, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज देखा। ठीक है, फिर उसमें भी हमने देखा कि व्हाट इज द स्पेसिफिक रीजन फॉर द अर्थक्वेक व्हिच हैपेंड इन टर्की। इवन दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक सवाल भी यूपीएससी ने 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। सवाल क्या था, डिस्कस अबाउट द वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिया टू अर्थक्वेक रिलेटेड हैजर्ड्स, give examples including the salient features of major disaster caused by earthquake in different parts of India during the last 3 decades। मतलब क्या, कि ये जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ा इसका, इस पे डायरेक्टली आपको यूपीएससी के एग्जाम, मेंस के एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। अब स्पेसिफिकली देखिए, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में लगभग 60% ऑफ अवर लैंड मास इज प्रोन टू अर्थक्वेक। मतलब हमारा 60% जो रीजन है वो प्रोन टू अर्थक्वेक है। उसमें भी सबसे ज्यादा रीजन अगर देखा जाए तो जो हिमालयन माउंटेन्स है उसके अगल बगल का रीजन है, दैट इज मोर प्रोन टू अर्थक्वेक। इवन आप देखिए, आखिरी मंथ ही वहां पे ट्रेमर्स फेल्ट किए गए थे। तो बेसिकली ये जो हिमालयन रीजन, इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिस्मिकली एक्टिव रीजन इन द वर्ल्ड है। ठीक है, यहाँ पे कब भूकंप हो सकता है, कब अर्थक्वेक हो सकता है, कोई नहीं बता सकता, और अगर होता है तो बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग इंपैक्ट उसका हो सकता है। हमने नेपाल अर्थक्वेक में देखा था 2015 में कि उसका कितना नेगेटिव इंपैक्ट वहां पे देखने को मिला था। ठीक है, सो दोस्तों, इंडिया रिलेटेड भी हम लोग जल्दी से जल्दी वीडियो बनाएंगे कि इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 4 सिस्मिक जोन, तो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उसके रिगार्डिंग भी हम लोग जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो प्लीज ज्वाइन हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।